So we are starting with the quick revision of what are acids. Last time we had done acids. So we learned that acids are compounds that have got hydrogen in them. See, they have got hydrogen. They have got hydrogen atoms in them. And when these compounds are dissolved in water, they always produce a hydronium ion. हाइड्रोनियम की मैंने आपको डेफिनेशन भेजी थी. व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन? हाइड्रोनियम आयन इज हाइड्रेटेड हाइड्रोजन ion. Hydrated means the addition of water to the हाइड्रोजन एटम. ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी किया था. सो दैट्स इट. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ समथिंग. Yeah, let's quickly revise certain few other concepts of hydrogen. लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वो एसिड है या नहीं, तो उसमें वी नीड टू सी टू थिंग्स. वेदर इट हैज अ हाइड्रोजन आयन, and along with hydrogen ion at least one negative radical must be present. ये negative radical कोई भी हो सकता है. That can be like bromide, that can be chloride, that can be nitrate, sulfate, acetate, and then we have got what else? अब इसमें बच्चे you need to revise this particular definition. So compounds which contains one or more hydrogen atoms and when dissolved in water, they produce hydronium ions as the only positively charged ions. इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस में बच्चे आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो आपके दूसरा आयन है दैट कैन बी योर नेगेटिवली चार्ज आयन. जरूरी नहीं है कि वो आपका एक ही आयन हो. जैसे इस केस में क्लोराइड है, इस केस में नाइट्रेट है. जरूरी नहीं है एक ही आयन हो नेगेटिवली चार्ज. दैट कैन बी मोर देन वन आयन. लेट मी शो यू हाउ. बट बिफोर दैट आप लोग इस डेफिनेशन को दिमाग में रखेंगे कि एटॉल एसिड्स होते क्या हैं. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टॉक ऑफ द फर्स्ट एसिड विच इज HCl. ठीक है, नाउ व्हाई एम आई टेकिंग दिस एग्जाम्पल? बिकॉज HCl has got one hydrogen atom in it and another one is a chlorine atom. Up when this acid is dissolved in water, ये रहा हमारा water. When the acid is dissolved in water, what will we see? We will see that this acid will dissociate first. आप लोगों को डिसोसिएशन और आयनाइजेशन मैंने लास्ट टाइम बताया था. यहाँ देखो HCl ने आयनाइज किया है. आयनाइज मतलब इसने अपने हाइड्रोजन आयन और ये क्लोराइड आयन दोनों बनाए हैं. ठीक है, and when it is dissolved in water, it will not only produce hydrogen ion and chloride ion, but simultaneously this hydrogen will be dissolved in water and will form a hydronium ion. As a result, only this chloride ion is left behind. तो total हमारे पास देखो कितने आयन आ गए. एक तो हमारे पास आ गया only one. We have got here only one hydronium ion, and along with hydronium ion we have got a chloride ion. ये hydronium ion हमारे पास, ध्यान दो, we have got it only one hydronium ion produced over here. केवल एक hydronium ion produce हुआ. रीजन क्या है? एक ही हाइड्रोनियम आयन क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि जो हमारा HCl था, ये हमारा HCl है. इस HCl में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं हमारे पास?
ओनली वन। तो ऑब्वियसली जब एक ही हाइड्रोजन एटम है तो एक ही हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस होगा। जब एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली वाटर के साथ मिलकर वो केवल एक ही हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक से ज्यादा भी हाइड्रोनियम आयन आ जाए? कोई ऐसा एसिड हो सकता है? हाँ बिल्कुल। देखो, let us talk of another example which is H2SO4. Here it is H2SO4। अब आपको यहाँ ध्यान क्या देना है कि H2SO4 में हमारे पास कितने हाइड्रोजन्स हैं? Here we have got 2 हाइड्रोजन्स। कितने हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं आपको? 2 हाइड्रोजन्स आर देयर। ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स का मतलब है दिस H, एक और H, और साथ में एक नेगेटिव रेडिकल। नेगेटिव रेडिकल मतलब इन दिस केस वी हैव गॉट दिस सल्फेट हियर एज द नेगेटिव रेडिकल। ठीक है, एसिड्स में हमने क्या पढ़ा था? एक हाइड्रोजन आयन होना चाहिए और मिनिमम एक हाइड्रोजन आयन होना चाहिए और साथ में एक नेगेटिव रेडिकल होना चाहिए, जो इस केस में है सल्फेट। ठीक, अब देखो यहाँ इसके पास 2 हाइड्रोजन आयन है, ये आपको हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जब आपका ये पर्टिकुलर एसिड, ठीक, ये हमारा एसिड जिस समय वाटर में डिसॉल्व होगा, व्हेन वी विल डिसॉल्व इट इन वाटर, सी व्हाट विल हैपन, सबसे पहले एक हाइड्रोजन एटम, ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है ये डिसॉल्व होगा। ठीक है, जो ये वाला रेडिकल है, ये कौन सा रेडिकल है? दिस इज अ बाइसल्फेट, या इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट एटम जो है, हम रेडिकल जो है ये हाइड्रोजन सल्फेट, ये पूरा हाइड्रोजन सल्फेट है। ये देखो ये एज इट इज आ गया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, दिस इज एज इट इज। ठीक, ये हाइड्रोजन एटम वाटर के साथ रिएक्ट किया और इसने क्या दिया? 1 हाइड्रोनियम आयन। हियर इट इज 1 हाइड्रोनियम आयन। और इस हाइड्रोनियम आयन के आने के बाद हमारे पास बचा क्या? हमारे पास ये जो बाइसल्फेट था, हाइड्रोजन सल्फेट, ये एज इट इज बच गया और देखो ये हमारे प्रोडक्ट्स में एज इट इज हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं इसी के सेकेंड हाइड्रोजन एटम के ऊपर। सेकेंड हाइड्रोजन एटम कौन सा था? वो था ये वाला, जो हमारा हाइड्रोजन जिसने हाइड्रोनियम बनाया था वो तो ये वाला था, फर्स्ट वन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस सेकेंड वाले बाइसल्फेट के साथ जो हाइड्रोजन एटम है इसके बारे में। क्या इसमें भी कुछ होने वाला है? हाँ, जैसे पहले वाले हाइड्रोजन एटम ने हाइड्रोनियम आयन बनाया था, उसी तरह देखो ये वाला जो बाइसल्फेट है, इसका जो ये हाइड्रोजन है, अब इसका क्या होगा? रिएक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस। अभी भी आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये पूरा का पूरा पानी में डिसॉल्व हो रहा है, इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। इस प्रोग्रेस में एक बात ध्यान रखना बच्चे, जितने भी हमारे हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं वो साइमल्टेनियस बन रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले एक बन गया फिर दूसरा बन गया, नहीं, द होल रिएक्शन इज टेकिंग साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले हम समझने के लिए इनको अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हाइड्रोजन एटम ने एक हाइड्रोनियम बनाया, साथ में एक बाइसल्फेट बनाया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? इस बाइसल्फेट ने, देखो यहाँ पर इस बाइसल्फेट ने दोबारा से वाटर के साथ इसने रिएक्ट किया और वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या हुआ? वाटर के साथ रिएक्ट करने पर इसने फिर से एक नया हाइड्रोनियम आयन बनाया, एंड दिस हाइड्रोनियम आयन इज दिस, दिस इज योर नंबर 2 हाइड्रोनियम आयन। यू कैन सी हियर, देखो ये आ गया आपका बाइसल्फेट का हाइड्रोजन। ठीक है, इस हाइड्रोजन ने सबसे पहले क्या किया? आयनाइज किया। आयनाइज मतलब अपने खुद के आयंस बनाए। कैसे बनाए?
ये स्प्लिट हो गया, एक हाइड्रोजन आयन बनाया और दूसरा क्या बनाया, सल्फेट आयन। ठीक है, यहाँ देखो ये आया कहाँ से था, ये यहाँ से आया था बायसल्फेट। अब ये बायसल्फेट, सेम बायसल्फेट ये रहा, इस बायसल्फेट ने फिर से आयनाइज किया और हाइड्रोजन आयन बनाया और सल्फेट आयन बनाया। दोबारा से ये जो आपका हाइड्रोजन आयन था ये फिर से वाटर में डिसॉल्व हुआ और फिर से इसने कौन सा बनाया, नंबर 2 हाइड्रोनियम आयन बनाया। ठीक, और रह क्या गया हमारे पास रह गया केवल क्या, हमारे पास रह गया अब सिर्फ सल्फेट आयन। पहले हमारे पास कौन सा आयन रह गया था, बायसल्फेट, और अब कौन सा रह गया, सल्फेट आयन। ठीक है, सो दैट्स इट। आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको बेसिकली बच्चे देखना क्या है, आपको देखना ये है कि जिस समय आपके पास कोई भी एसिड है, जैसे इस केस में H2SO4 है, ठीक है, तो इस H2SO4 में आपको क्या देखना है कि इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं जो आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस समय आपके एटम्स आप देख लेंगे जिनको कि आप रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स थे, HCl में कितने हाइड्रोजन एटम्स थे, देयर वी हैड जस्ट 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो जितने भी आपके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ही आपके पास हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस होंगे, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये 1 हाइड्रोजन था, तो देखो इसने कितने बनाए, ओनली 1 हाइड्रोनियम आयन। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट वाले में क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखो यहाँ हमारे पास कितने थे, यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स थे, तो एक इसने बनाया यहाँ और दूसरा इसने बनाया नीचे, विच वॉज अवर सेकेंड हाइड्रोनियम आयन। Here, second one is this one, right? Okay, अब डिपेंडिंग अपॉन कि कोई भी एसिड कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बेसिस पर हम अपने एसिड्स को नेम करते हैं, उनकी एक कैटेगरी बना लेते हैं। क्या कैटेगरी बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोनियम आयंस दैट दे आर प्रोड्यूसिंग। HCl में क्योंकि केवल एक ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है हियर, सो वी विल कॉल दिस एज mono basic acid, we will call it as mono basic acid। mono मतलब one, which is able to produce only one hydronium ion। और बच्चे यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, it is mono basic, mono acidic नहीं है, ये उल्टा है। जब हम बेसिस पढ़ेंगे तो बेसिस को हम मोनो एसिडिक बोलेंगे, ठीक है, यहाँ हम इसको मोनो बेसिक बोल रहे हैं। सो इट इज मोनो बेसिक एसिड। अच्छा, कोई गैस करेगा कि अगर HCl मोनो बेसिक है तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? ऑब्वियसली दैट इज डाई बेसिक। डाई क्यों है? क्योंकि वो 2 हाइड्रोनियम आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, क्लास एक बात बताइए, ये म्यूट कब से था? डिड यू हियर एनीथिंग और नॉट? अभी अभी म्यूट हुआ था, और हैज इट बीन म्यूटेड प्रीवियसली आल्सो?
ओके ओके फाइन 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 बेटे, ऑल राइट, ओके फाइन फाइन। ओके बच्चे, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप मुझे चैट में आंसर लिख के बताओ, व्हाट डू यू थिंक दिस H3PO4 टाइप ऑफ एसिड इज। देखो, जिसमें 1 हाइड्रोनियम आया था वो मोनोबेसिक था, जिसमें 2 हाइड्रोनियम प्रोड्यूस हुए डायबेसिक हुआ। आई वांट टू नो H3PO4 ये कौन से वाला है। ओ गुड, मानव, हिमाब, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, दिस इज ट्राई बेसिक एसिड, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो लेट मी टेल यू, फाइन, हियर आपका आंसर वाज एब्सोल्युटली राइट। देखो यहाँ पर वी हैव गॉट 1 2 3 3 hydrogen atoms are here that are going to produce 3 hydrogen ions, and obviously जब 3 hydrogen ions आएंगे तो they obviously are going to produce 3 hydronium ions. देखो, here I have drawn it for you, H3PO4। अब इस देखो H3PO4 में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रहा आपका, दिस इज योर फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, ठीक, जो वाटर के साथ रिएक्ट किया। हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गए ये दोनों, ठीक। तो ये दोनों फॉस्फेट के साथ कहाँ चले गए, रेडिकल फॉर्मेशन में। ये रेडिकल फॉर्म हुआ नेगेटिव रेडिकल, ठीक, और ये हुआ हमारा फर्स्ट हाइड्रोनियम आयन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तो हमारा फर्स्ट आ गया। अब देखो इस H2PO4 में ये 2 हाइड्रोजन एटम्स अभी डिसॉल्व नहीं हुए हैं, दे हैव नॉट आयोनाइज्ड। तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट टर्न इनका आएगा, ठीक। इनका क्या नेक्स्ट टर्न आएगा, देखो ये H2PO4, इनमें से फिर H2PO4 का क्या मतलब है, HHPO4, बात तो एक ही है, आप H2PO4 लिखें या फिर आप HHPO4 लिखे, हाँ। तो यहाँ पर अगेन ये H2 जो आप देख रहे हैं यही मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन ऑब्वियसली जब आयनाइज होंगे तो 1 by 1 होंगे, राइट। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो ये एक हाइड्रोजन एटम है पहले ये आयनाइज होगा, देखो सेकेंड हाइड्रोनियम आयन मिल गया हमें, और बचा क्या, HPO4, ठीक है, ये आ गया हमारा HPO4, ठीक। अब इस HPO4 को फर्दर और आयनाइज करेंगे, ठीक। अब हम आते हैं अपने थर्ड हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन के ऊपर, ये आ गया, ये रहा, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए लास्ट हाइड्रोजन आयन जो है, एटम जो है वो वाटर के साथ आयनाइज होगा, और यहाँ हमें मिल गया हमारा नेक्स्ट और थर्ड हाइड्रोनियम आयन, और बचा क्या, केवल फॉस्फेट ion. Here it is the phosphate ion that we are getting here, this is the phosphate ion। यानी बच्चे हर केस में 1 2 3 आप पूरा रिएक्शन अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन थ्रू एंड थ्रू बस हाइड्रोनियम आयन आ रहा है, इसके अलावा कोई भी दूसरा पॉजिटिव आयन नहीं बन रहा। This proves that yes, acid when dissolved in water forms only hydronium ion as the positively charged ion। लेकिन देखो नेगेटिव आयंस कितने बन रहे हैं, पहले हमारा बना H2PO4, फिर हमारा बना HPO4, और लास्ट में हमारा बना PO4, ठीक है। तो नेगेटिव आयंस बन रहे हैं 3, whereas hydronium ion is the only positively charged ion that we are getting during the reaction। और यहाँ बच्चे एक चीज और नोटिस करो, बिफोर आई प्रोसीड, प्लीज नोटिस दैट हाँ, please notice the valency of the negative ion। H2PO4 की वैलेंसी इज 1, HPO4 की वैलेंसी इज 2 नेगेटिव, एंड PO4 की वैलेंसी इज 3 नेगेटिव। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, गलती नहीं करनी है। हाइड्रोनियम की वैलेंसी हर केस में 1 पॉजिटिव ही चलेगी, ठीक है, लेकिन जो आपके नेगेटिव रेडिकल्स हैं उनकी वैलेंसी जो है आपकी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है विद द लॉस ऑफ
हाइड्रोजन एटम। जैसे जैसे इसमें से एक एक हाइड्रोजन कम होता जा रहा है, आप देखिए जो आपका नेगेटिव रेडिकल है उसकी वैलेंसी जो है वो इंक्रीज करती चली जा रही है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक था। H3PO4 is considered as a ट्राई-बेसिक एसिड। दिस इज योर ट्राई-बेसिक एसिड। ठीक है, अब बच्चे एक और बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को देखते हैं, विच इज ऑफ यस CH3COOH। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कस किया था। देखो, खाली नंबर ऑफ हाइड्रोजन को देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें कितने हाइड्रोनियम आयंस जो है वो प्रोड्यूस होने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या देखना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आपको देखना है, और वो इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इंपॉर्टेंट टर्म इज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ये बच्चे आपको ध्यान में रखना है। द एटम मस्ट बी रिप्लेसेबल। अगर आपका एटम रिप्लेसेबल नहीं है, ठीक है, अगर आपका ये एटम रिप्लेसेबल नहीं है तो वो आपका हाइड्रोनियम आयन फॉर्म नहीं करेगा। CH3COOH के केस में हम यही देखेंगे। यहाँ पर देखो, हमें देखने को लग रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। 3 देखो ये रहा, and the fourth one is here। ठीक है, but here we have to see कि इन चारों में से replaceable कितने हैं। ठीक, so now let us have a look। हमने देखो बच्चे ये पढ़ा था, बेटा हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एसिड कब हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब उसके पास एक हाइड्रोजन आयन हो और साथ में एक नेगेटिव रेडिकल या नेगेटिव आयन हो। अब अपने आप देखो, अगर इस वाले में हम इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अगर हम इन चारों को, ये वाले हाइड्रोजन जो 3 हमारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये इनको भी काउंट कर लें और इनको भी काउंट कर लें, 4, तो हमारे पास नेगेटिव रेडिकल नहीं बचेगा। यानी जो हमारा ये है दिस वन, खाली सी, ठीक है, ये सी और साथ में OO, CCOO। अगर हम H3 को काउंट करते हैं और इस वाले H को भी काउंट करते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, C2O2। क्या ऐसा कोई नेगेटिव रेडिकल है C2O2? नहीं, ऐसा कोई नेगेटिव रेडिकल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव रेडिकल है वो कौन सा वाला है, वो है ये पूरा का पूरा CH3COO। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं ये रिप्लेसेबल नहीं है, क्योंकि अगर रिप्लेसेबल होते तो इनको रिप्लेस करने के बाद हमें एक एसिड रेडिकल मिल जाता, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं हुआ। तो दैट इज व्हाई ये CH3COO एक नेगेटिव रेडिकल की तरह वर्क करेगा, जबकि ये हाइड्रोजन जो है एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। सो ऑब्वियसली ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ओनली 1 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। सी, it is producing only 1 hydronium ion and it is producing an acetate radical। यहां तक क्लियर, करेक्ट। अब एक और चीज देखते हैं बच्चे, यहां पर इस पर्टिकुलर केस में आपने देखा कि हाइड्रोनियम आयन तो आ गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो है ये, whether it's a weak acid or a strong acid। बेटे एक चीज को ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उसके लिए हम प्रीवियस पेज पे जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो जिस समय उनका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक, वंस दे आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, ओनली 2 आयंस आर लेफ्ट।
खाली हाइड्रोनियम बचेगा और एक कोई नेगेटिव रेडिकल बचेगा। देखो जैसे HCl के केस में जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया था तो हमारे पास लास्ट में बचा था एक हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। सिमिलरली जब H2SO4 के केस में हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया था तो हमारे पास 1 और 2 हाइड्रोनियम आयंस आए थे और 2 एसिड रेडिकल्स आए थे, जिसमें से एक था बायसल्फेट और लास्ट में सल्फेट रेडिकल। ठीक है, लेकिन देखो एसिटिक एसिड के केस में क्या हो रहा है। एसिटिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होगा। देखो एसिटिक एसिड में क्या हो रहा है, हमारा मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि एक ही हाइड्रोनियम प्रोड्यूस किया था, तो ये जो हमारा मोनोबेसिक एसिड है ये जब वाटर में डिसॉल्व हुआ ऑब्वियसली इसने एक एसिटेट रेडिकल प्रोड्यूस किया, एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया, मगर इसने साथ में देखो ये क्या प्रोड्यूस किया, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि इस एसिटिक एसिड के ज्यादातर मॉलिक्यूल्स तो आयनाइज हो गए। आयनाइज हो गए मतलब उन्होंने एक एसिटेट रेडिकल प्रोड्यूस कर दिया और एक हाइड्रोनियम आयन भी प्रोड्यूस कर दिया, मगर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो आयनाइज नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड स्टेट में, अनआयनाइज्ड स्टेट में हमें प्रोडक्ट्स में एज इट इज मिल गए। यानी एसिटिक एसिड जो है जिस समय अपना कंप्लीट आयनाइजेशन कर चुकेगा, ठीक है, उस समय ये हमें क्या क्या देगा, ये हमें देगा CH3COO प्लस हाइड्रोनियम आयन और कुछ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH। ठीक है, ऐसे एसिड्स, ऑल सच एसिड्स विच आयनाइजेस पार्शियली, पार्शियली मतलब यानी उनके सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयनाइज नहीं होते, ऐसे एसिड्स को वी कॉल देम एज वीक एसिड्स। ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं वीक एसिड्स। इट्स अ वीक एसिड, so it will produce not only ions but will be left with some undissociated molecules. Okay, अब अगर ये वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स हैं जो कोई भी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं करते आफ्टर दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। सी स्ट्रॉन्ग एसिड्स दैट डिसोसिएट्स कंप्लीटली टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस एज अ पॉजिटिव आयन विद अ नेगेटिव आयन। देखो यहाँ पर कोई हमारे पास H2SO4 में कोई मॉलिक्यूल एज सच नहीं बचा H2SO4 का। सिमिलरली देखो HCl में भी हमारे पास जिस समय कंप्लीट हो गया रिएक्शन HCl प्लस H2O जब कंप्लीट हो गया तो कोई भी हमारे पास HCl का अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल नहीं बचा। लेकिन CH3COOH के केस में ऐसा ही हो रहा है, हमारे पास ना सिर्फ एसिटेट नेगेटिव रेडिकल H3O पॉजिटिव रेडिकल बच रहा है, बल्कि साथ में एक अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड भी बच रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें जिस समय हम किसी भी एसिड की मोनोबेसिसिटी, डाईबेसिसिटी या ट्राईबेसिसिटी ये आइडेंटिफाई करेंगे, उस समय हमें ध्यान रखना है कि उसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं।